फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं अच्छी होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और फोर्स का सब कुछ पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 में जितनी भी चीज़ें हैं फोर्स से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे आज। तो फोर्स रिलेटेड 4 टॉपिक हैं जो कि एकदम मेन है। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन कि फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तीसरा है रिजल्टेंट फोर्स जो कि टाइप्स ऑफ फोर्स में नहीं आता है, थोड़ा अलग है लेकिन फोर्स ही है ये भी एक। और चौथा टॉपिक हम लोग का टाइप्स ऑफ फोर्स, जिसमें दो तरीके के हैं। पहला नॉन कांटेक्ट फोर्स, दूसरा कांटेक्ट फोर्स, जो कि मेनली दो है फोर्स में। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मतलब हम लोग शुरुआत करेंगे, मतलब डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन से। तो फोर्स मतलब ये एक तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप धकेंगे, मतलब सामने से धक्का दें या फिर उसको खींचें, वो कहलाएगा फोर्स। मतलब आप उस पर थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं जिससे वो पुल और पुश हो रहा है। सिंपल शब्दों में इसे ऐसा कह सकते हैं, फोर्स इज अ पुश और पुल और एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश या फिर पुल करते हैं, उसका जो असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उसे फोर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। अब इफेक्ट्स है, मतलब फोर्स से क्या क्या इफेक्ट होता है, मतलब फोर्स क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। तो फोर्स मेन ऑब्जेक्ट पे लगता है तो ऑब्जेक्ट को ही वो इफेक्ट करेगा। तो 5 है इफेक्ट्स जो कि फोर्स कर सकता है। 5 इफेक्ट्स। पहला तो इफेक्ट है आपका कि वो आपको मूव कर सकता है, मूव और स्टॉप। ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपको रोक भी सकता है और मूव भी कर सकता है। अब दूसरा है कि दूसरा ये है कि ये हम जब आगे या फिर आगे मुड़ते हैं या फिर आगे मूव करते हैं कहीं पे भी, तो हमारे पास एक स्पीड होती है। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स इंक्रीज भी कर सकता है स्पीड को और डिक्रीज भी कर सकता है। फोर्स इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये हो गया 2 इफेक्ट। अब तीसरा इफेक्ट है कि ये ना ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। मान लीजिए जैसे कि टूथपेस्ट होता है, जिसमें टूथपेस्ट रख रहता है कोलगेट का ही, अगर आप उसे दबाएंगे तो उसका शेप बदल जाता है जैसा पहले होता है, क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर, इसके लिए उसका शेप बदल जाता है। तो तीसरा क्या है पॉइंट, यही कि इट कैन चेंज द शेप, चेंज ऑफ शेप, मतलब ये चेंज कर सकता है शेप को। और चौथा है कि ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मतलब अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टर्न भी करने में मदद कर सकता है, क्योंकि फोर्स अप्लाई होगा तो वो कोई डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो अब चौथा पॉइंट है हम लोगों का चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये 4 पॉइंट है इफेक्ट्स में। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझ लिया है कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है और वो क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे किस तरह से इफेक्ट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स पे, कि फोर्स तो ऑब्जेक्ट पे ही लगता है। अब हम लोग को रिप्रेजेंटेशन समझना है कि अगर हमको बताना है कि इस फोर्स पे कितना फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हमारे पास कुछ होना चाहिए यूनिट, या फिर उसका कुछ रिप्रेजेंट करने का कुछ यूनिट होना चाहिए। और कि अगर रिप्रेजेंट करने का कोई यूनिट नहीं होगा तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो वही रिप्रेजेंटेशन यह है, इसमें 3 चीजें हैं। पहला मैग्नीट्यूड, मतलब
सिंपल भाषा में ये स्ट्रेंथ है। मतलब आपके अगर मैं कह दूं कि मैं इस पेन को 5 फोर्स में उठा रहा हूं, मतलब 5 जो है ना ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, मतलब कितने स्ट्रेंथ से हम फोर्स लगा रहे हैं वो है। तो ये सिंपल भाषा में स्ट्रेंथ है, STRENTH, सॉरी STRENGTH, ये है स्ट्रेंथ। और अब दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि फोर्स का क्या डायरेक्शन है, वो ईस्ट की तरफ, मतलब मैं इस पेन को सामने ले जा रहा हूँ, मतलब फोर्स मैं ये नॉर्थ है तो मैं नॉर्थ की तरफ फोर्स को पुल कर रहा हूँ। तो ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब तीसरा है न्यूटन। न्यूटन मतलब जैसे कि हम 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर है ना एक यूनिट है, तो फोर्स का भी एक यूनिट होता है। अब और फोर्स का यही यूनिट है न्यूटन, जिसको हम शॉर्ट में एन लिखते हैं कैपिटल में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला शुरुआत में ही, जैसे कि 5 मैग्नीट्यूड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पेन पे, लेकिन वो 5 से नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा 5N फोर्स लग रहा है। तो इसी 5N हो गया, कितना भी N हो सकता है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फोर्स को। अब रिजल्टेंट फोर्स, ये आपको बताया मैंने, ये टाइप्स ऑफ फोर्स में ही आता है, लेकिन तब भी ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। इसमें ये एक तरह से एक रिजल्टेंट, एक तरह से एक सिचुएशन है जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही समय में दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हो। मतलब कोई भारी चीज है तो दोनों मिलके या फिर बहुत सारे लोग मिलके उसे पुल करते हैं, फिर पुश करते हैं ताकि वो मूव कर सके। तो उस समय ना जो सिचुएशन होता है उसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। उस समय जो फोर्स लग रहा होता है वो रिजल्टेंट फोर्स होता है। अब रिजल्टेंट फोर्स का भी एक स्ट्रेंथ होता है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग फोर्स मिलके एक फोर्स बना रहे हैं ताकि वो मूव हो सके। तो वही जो एक फोर्स मिल रहा है ना 3-4 फोर्स को मिला के, वही रिजल्टेंट फोर्स है। तो अगर आप, और रिजल्टेंट फोर्स में 2 सिचुएशंस होते हैं। पहला कि जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन से पड़ रहा है, मतलब कोई भारी बॉक्स को हम धकेल रहे हैं 2 आदमी मिलके, तो वो एक ही डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, तो वो एक पहला सिचुएशन हो गया। और इस पहले सिचुएशन में हमको अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा F, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2, और भी बहुत ज्यादा, मतलब कितना भी हो सकता है, F1 प्लस F2 प्लस F3, कुछ भी हो सकता है। तो पहला सिचुएशन में तो हो गया। अब दूसरा सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए कि आपने कभी रस्सी वाला गेम खेला होगा कि उधर 3-4 लोग हैं, इधर 3-4 लोग हैं, और जो जोर से खींचता है वो जीत जाता है। तो उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में रोप को खींचा जा रहा है, तो ये भी एक सिचुएशन आता है। तो इस सिचुएशन में कैसे ढूंढेंगे रिजल्टेंट फोर्स को? तो इस सिचुएशन में भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं कि मतलब कितने भी फोर्स है, तो मान लीजिए इस तरफ से 2 है और इस तरफ से भी 2 है, तो हम इस तरफ के 2 को जोड़ देंगे, इस तरफ के 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे F2 हो गया। तो हम अगर F1 बड़ा होता है F2 से, तो इसका ये निकलेगा कुछ ऐसे, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, क्योंकि F1 तो बड़ा है और छोटे से तो बड़ा नहीं घट पाएगा,
इसके लिए बड़े, तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, तो ऐसे निकल जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन के सिचुएशन में। और एक और है इसमें कि अगर बाई चांस F2 बड़ा हो गया तब कैसे निकालेंगे, वैसे ही है, बस F1 छोटा है इसमें, तो F1 कैसे निकलेगा, जैसे इसमें किए थे वैसे ही इसमें भी करना है। हम लोगों को F2 को पहले लिख देना है, F1 को बाद में लिख देना है कि F2 तो बड़ा है, तो ऐसे निकल जाएगा, तो ऐसे निकल जाएगा ये इस दूसरे सिचुएशन में रिजल्टेंट फोर्स। अब हमको ये तीनों हो गया हम लोग का। अब टाइप्स ऑफ फोर्स, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है। तो फोर्स जो है ना मेनली दो तरीके के होते हैं। पहला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब बिना किसी के कांटेक्ट में आके फोर्स अप्लाई हो, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और अगर फोर्स ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से हो रहा है तो वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में तीन तरीके के फोर्स है। पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा मैग्नेटाइट, हाँ, और तीसरा है स्टैटिक, मतलब या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टैटिक ही कहते हैं। आपकी मर्जी, आप क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल समझ लेते हैं। अब मान लीजिए आपको ये तो पता ही है कि अर्थ के पास एक ग्रेविटी है अपना, तो वही जो ग्रेविटी है ना, ये इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि अगर कोई एस्ट्रॉइड दूर भी है ना, वो ग्रेविटी के मतलब अर्थ से बिना टच हुए भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ पुल कर सकता है। तो ऐसे में ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में एक नियम भी है कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मास और वेट क्या है। तो मास मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने भी नंबर के एटम्स हों, या फिर प्रोटॉन कह सकते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना भी प्रोटॉन हो, तो उस प्रोटॉन को गिन के हम कह सकते हैं कि ये इसका मास है। और मास कहीं भी चले जाए वो नहीं बदलने वाला, लेकिन वेट बदल सकता है, क्योंकि वेट जो है ये ग्रेविटी के हिसाब से डिपेंड करता है। आपका यहाँ पे वेट अगर 50 है तो मार्स पे आपका, फिर मून पे आपका 20 या 30 भी हो सकता है, कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और अर्थ पे ज्यादा है, इसी के लिए ऐसा हो जाता है। लेकिन मास कहीं पे भी नहीं बदल सकता, चाहे आप कहीं स्पेस ही में क्यों ना हो। तो ऐसे में ये रूल है ग्रेविटेशनल फोर्स में। और अब दूसरा है मैग्नेटाइट फोर्स, मतलब मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है वो मैग्नेटाइट फोर्स कहलाएगा। मैग्नेटाइट फोर्स में क्या होता है, जो मैग्नेट के द्वारा जो भी फोर्स हम लोग किसी भी कंडक्टर पे, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, आपको पता ही होगा कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेट से या फिर कोई भी मेटल से ही वो कांटेक्ट कर पाता है, मतलब उसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को नहीं कर पाता है। जिसमें मेटल है या फिर किसी में मैग्नेट है तो वो ही अट्रैक्ट कर सकता है मैग्नेट को। तो मैग्नेटिक फोर्स सिंपली जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो मैग्नेटिक फोर्स है। अब इसमें भी एक रूल है कि इसमें दो रूल है अलग अलग हिसाब से। पहला कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा उतना ज्यादा ही ऑब्जेक्ट पुल हो पाएगा। मतलब अगर हम लोग इतना बड़ा मैग्नेट बना देते हैं तो इसमें ज्यादा मैग्नेट पुल हो पाएगा, लेकिन वही अगर इतना सा रखेंगे तो उसमें कम होगा। तो ये एक पहला रूल है। और दूसरा, आपको आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी आयरन रॉड पे अगर हम लोग वायर को रोल करेंगे तो क्या कहते हैं,
और उसमें उसको वायर से और उसको किसी भी केबल से कनेक्ट कर देंगे उस वायर को, तो वो जो आयरन रॉड है वो जब तक उसमें कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी है तब तक वो ये एक टेम्पोररी मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो उसमें भी एक है रूल कि जितने ज्यादा बार हम लोग मैग्नेट का जो रॉड है, सॉरी आयरन का जो रॉड है, उस पर जितना बार हम लोग कॉइल रोल करेंगे उतना ज्यादा ही उसका मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स में तो दो है। अब स्टैटिक फोर्स क्या है? स्टैटिक फोर्स मतलब कोई भी फोर्स, मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे इस पे ऐसे रब करता हूँ तो मेरे हाथों में इसका जो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, अगर मेरा हाथ पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है ये बोर्ड, तो हम दोनों में कांटेक्ट होगा और उसमें जो फोर्स अप्लाई होगा वो स्टैटिक फोर्स होगा। मतलब किसी भी चीज को लगातार रगड़ने से भी मैग्नेट नहीं सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। क्यों? मतलब इतना समझ लीजिए, इसमें इतनी सी बात है कि अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो दोनों एक साथ कांटेक्ट में आने लगते हैं और उस समय कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो उस समय जो फोर्स अप्लाई होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि इसमें चार्जेस हैं इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, लेकिन स्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। तो हम लोग का ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में जितने फोर्स है वो तो क्लियर हो गया। अब हम लोग को कांटेक्ट फोर्स समझना है। तो अब कांटेक्ट फोर्स में तीन तरीके के हैं जैसे नॉन कांटेक्ट में है। पहला मस्कुलर फोर्स, दूसरा स्प्रिंग फोर्स, तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें भी तीन है। पहला है मस्कुलर मतलब हमारे हाथ के द्वारा जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसे दूर से तो मैं इसे नहीं पकड़ सकता इस, और जब तक इसको पकड़ेंगे नहीं तब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा और तब तक हम इसे उठा नहीं पाएंगे इस पेन को। तो जब तक कांटेक्ट में नहीं आ रहे तब तक तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसी के लिए ये कांटेक्ट फोर्स में है मस्कुलर फोर्स। तो अब हमारे मसल्स से जो भी फोर्स अप्लाई होता है किसी भी चीज को उठाने के लिए या फिर दबाने के लिए वो मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। और दूसरा है स्प्रिंग फोर्स मतलब कोई भी अगर हम स्प्रिंग को दबाते हैं या फिर खींचते हैं तो स्प्रिंग में जो फोर्स अप्लाई होता है वो स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम है SPRING, स्प्रिंग बैलेंस, BALANCE। स्प्रिंग बैलेंस नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि इसमें दो स्प्रिंग होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ, और उस तराजू जैसा होता है उसमें अगर हम कोई भी सामान तराजू जैसा नहीं होता है, एक ऊपर में स्प्रिंग होता है और उससे कुछ रोप जैसा लटका दिया जाता है और नीचे एक बाउल रहता है जो कि उसमें लगाया जाता है और उसमें जितना भी सामान रखते हैं तो वो स्ट्रेच होता है और उसमें जितना स्ट्रेच होता है तो उस समय स्प्रिंग फोर्स लग रहा होता है और उसी फोर्स को हम लोग ऑब्जर्व करके लिख लेते हैं। तो ऐसा होता है, मतलब एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स अलग जैसा ही है ये थोड़ा सा। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम वेट के हिसाब से किसी चीज को मापते हैं और यहाँ पे है कि स्प्रिंग फोर्स के आधार पे हम किसी चीज को माप रहे हैं। अब स्प्रिंग फोर्स हो गया। अब तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो कि आपको आगे जाने से रोक रहा हो। मतलब कहीं पे भी आप जैसे कि सामने मूव कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप एकदम चलते जा रहे हैं एकदम सीधे आराम से, या फिर गाड़ी है तो आप एकदम चलते जा रही है, अगर आप उसको छोड़ भी देंगे और अगर पूरा खाली है एरिया तब भी उसको एक वक्त रुक ही जाएगा, क्योंकि उस पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है।
मतलब एक रेसिस्टेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। और जो जैसे कि एयर तो हर जगह है, तो अगर मैं ऐसे करूंगा तब भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि मेरे हाथ को रोक रहा है, लेकिन उतना सा फोर्स मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। तो वही रेसिस्टेंस फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम फुटबॉल को ही के साथ खेलेंगे तो वो रुक जाता है, क्योंकि वो ग्राउंड पे चल रहा है, तो ग्राउंड पे जो घास है या फिर छोटे छोटे जो उबड़ खाबड़ या फिर पत्थर है, उससे वो रुकने लगता है, क्योंकि उस पर एक रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई होने लगता है। तो हम लोगों ने सारी चीजें समझ ली हैं, और इस वीडियो में हम लोगों को सिर्फ फोर्स समझना, तो फोर्स हम समझ गए हैं। अगली वीडियो में हम फ्रिक्शन समझेंगे, मतलब फ्रिक्शन में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, इफेक्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, वो डीप में थोड़ा समझेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को, मतलब फ्रिक्शन को। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आने वाली आगे वीडियोस चाहिए तो।